गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर की जो कृतियाँ हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। हर्बर्ट स्पेंसर ऑगस्ट कॉम्ट की तरह ही उन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और ऑगस्ट कॉम्टे की भांति उनका प्रभाव आने वाली समाजशास्त्रीय पीढ़ियों पे बहुत अधिक रहा। खासकर सोशल डार्विनिज्म की जो थ्योरी थी या सोशल इवोल्यूशनिज्म की जो थ्योरी थी, उसका समाजशास्त्रीय विचारधारा पर बहुत प्रभाव पड़ा था। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 में उनका जन्म हुआ और 1903 में उनकी मृत्यु हुई। इस काल के भीतर उन्होंने अनेक कृतियों को लिखा और बहुत महत्वपूर्ण कृतियाँ थीं, जिनमें से प्रमुख मैं बताती हूँ। ये आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कृति थी सोशल स्टैटिस्टिक्स, जो 1850 में प्रकाशित हुई। फिर सिंथेटिक फ़िलॉसफी, ये 1859 में प्रकाशित हुई। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ये 3 खंडों में थी और ये 1863 में प्रकाशित हुई। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, ये 1864 में प्रकाशित हुई। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी दूसरा खंड 1867 में प्रकाशित हुई। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के 2 खंड, एक 1870 और एक 1872 में प्रकाशित हुए। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में प्रकाशित हुई। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये 3 खंड में इन्होंने पुस्तक जो लिखी, जिसमें कि उन्होंने स्पष्ट रूप से समाजशास्त्र की विषय वस्तु अध्ययन किन किन विषयों पर होना चाहिए उसमें प्रकाशित किया। और पहला खंड इनका 1876, दूसरा खंड 1879 और तीसरा खंड 1896 में प्रकाशित हुआ। इसी के साथ साथ उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक 2 खंडों में प्रकाशित करी। पहला खंड 1889 में था और दूसरा खंड 1893 में था। इसके बाद इन्होंने डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, इसमें 8 विस्तृत एटलसों का प्रकाशन किया और नॉन कन्फॉर्मिस्ट नाम की पत्रिका का ये प्रकाशन करते थे। और इकोनॉमिस्ट में ये उप संपादक के रूप में इन्होंने 5 वर्षों तक काम किया था। इसके अलावा ये डर्बी फ़िलोसॉफ़िकल सोसाइटी अपने घर में, क्योंकि ये डर्बी में पैदा हुए थे और अपने पिता और चाचा थॉमस से बहुत ज़्यादा के विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने डर्बी फ़िलोसॉफ़िकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण करी और इसमें वो बहुत एक्टिव रहे। साथ ही साथ वो पार्टी ऑफ ह्यूमैनिटी और एक्स क्लब, इन जो संगठनें हैं उनमें भी इन्होंने सदस्यता ग्रहण करी और इनके माध्यम से उन्होंने साम्राज्यवादी परंपराओं और धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया। इनके जो जीवन था उस पर इनके चाचा की विचारधारा का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वो धार्मिक क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी विचार रखते थे। इनकी जो शिक्षा हुई, फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी। इनके पिता और चाचा ने ही इनको पढ़ाई घर में ही करवाई थी। पर ये अपनी जीवन काल में इन्होंने 17 वर्ष की आयु में रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग का कार्य किया। 5 वर्ष तक वो वहाँ पर लंदन में सिविल इंजीनियर के रूप में कार्य करते रहे और इसके माध्यम से उन्होंने औद्योगिक विकास, इंग्लैंड के औद्योगिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इन्होंने इंजीनियरिंग विषय पर लेख भी प्रकाशित किए और राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर भी इन्होंने टिप्पणी करी। जैसा मैंने पहले बताया, 1848 में ये इकोनॉमिस्ट के उप संपादक बने और
इन्होंने स्पेंसर के जो दो प्रमुख लेख थे, द प्रॉपर स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट एंड द डिसिडेंस ऑफ डिसिडेंट, ये दो जो लेख थे, इनसे इनको बहुत प्रशस्ति मिली और ये एक गहन सामाजिक विचारक के रूप में इनकी ये प्रतिष्ठित हुए। इसके कारण इनकी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों से इनकी मुलाकातें भी होती चली गईं और सोशल स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने पहली बार सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1863 में फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो किताब थी, उसमें दर्शन प्रणाली के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और सिंथेटिक फिलॉसफी में उद्विकास के जो सिद्धांत है उसकी सार्वभौमिकता के बारे में बताया। इनका जो जीवन काल में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रही, पर लेकिन बाद में चलकर इनकी जो किताबें हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ने के बाद इनकी स्थिति में सुधार आया। इन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया और 1903 में वो 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अब उन्होंने उनकी जो उद्विकास की जो अवधारणा थी वो उसकी ये मान्यता थी कि मानव की आदिम अवस्था से सभ्यता की अवस्था तक की सांस्कृतिक यात्रा की प्रगति जो है वो हमें उसका अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें वो कहते हैं कि मनुष्य जो है, मानव समाज जो है वो शिकार और फल फूल इकट्ठे करने वाला या शिकार करने वाला उस समाज से उसके बाद पशुचारण वाले समाज में परिवर्तित हुआ और उसके बाद कृषि समाज में परिवर्तित हुआ और अंत में औद्योगिक समाज में परिवर्तित हुआ। तो ये क्रम जो है ये उद्विकास का क्रम, इस क्रम को उन्होंने उद्विकास के क्रम के रूप में देखा, संस्कृति के उद्विकास को के क्रम में देखा। परिवर्तन जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभेदीकरण, विशेषीकरण और एकीकरण होता रहता है। जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे जो भी जिस तथ्य की हम घटना अध्ययन कर रहे हैं में विभेदीकरण देखने को मिलता है, अधिक से अधिक विशेषीकरण और उसके माध्यम से एकीकरण। ये प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत था जो सोशियोलॉजी में काफ़ी प्रचलित है, दो सिद्धांत हैं, एक तो फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है ये इसका आधार हम हर्बर्ट स्पेंसर से मानेंगे। इसके विपरीत जो है संघर्ष का उपागम वो कार्ल मार्क्स ने दिया था और ये संघर्ष को उस नज़रिए से नहीं देखते थे जिस नज़रिए से कार्ल मार्क्स ने देखा था। हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकासीय दृष्टिकोण ने मानव और समाज का एक निश्चित प्रारूप प्रदान किया था जिसके पीछे सार्वयवी उद्विकास और संरचनात्मक प्रकार्यवाद की दार्शनिक अवधारणाएं थी। तो ये उपागम जो है इनका आधार हम हर्बर्ट स्पेंसर से मानेंगे। उद्विकास की अगर प्रक्रिया की बात करें तो उद्विकास की अवधारणा प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जो कि उन्होंने चार्ल्स डार्विन से ली थी। चार्ल्स डार्विन इससे पहले चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो 1859 में प्रकाशित हुई थी उस विचार के प्रकाशन से पहले मान्यता थी कि जितने भी जितने भी प्राणी हैं उनको ईश्वर ने बनाया था,
प्राणी, फल फूल, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब जो हैं ईश्वर ने, चाहे वो कि कोई भी धर्म हो, उन सब धर्मों की यही मान्यता रही कि ये प्राणियों को ईश्वर ने एक ही बार में बनाया था। जबकि उद्विकास के माध्यम से, उद्विकासीय सिद्धांत जो डार्विन ने दिया, उसके माध्यम से ये प्रूव हुआ कि ये जो उद्विकास का क्रम है, 1-2 साल में नहीं बल्कि सैकड़ों अरबों सालों की प्रक्रिया के माध्यम से ये होता चला आया। इसी को उन्होंने समाज के ऊपर, इस उद्विकास की प्रक्रिया को उन्होंने समाज के ऊपर लागू करते हुए बताया कि ये प्रक्रिया समाजों के विकास में भी, समाज हर काल में, हर क्षेत्र में हमें किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है, चाहे वो शिकार का पर आधारित समाज हो, चाहे पशुपालन पर आधारित समाज हो, चाहे वो कृषि पर आधारित समाज हो या औद्योगिक समाज हो। हर ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये समाजों को भी प्रभावित करती है और धीरे धीरे समाज जो हैं वो न्यूनतम विभेदीकरण और न्यूनतम विशेषीकरण से अधिकतम विभेदीकरण और अधिकतम विशेषीकरण की तरफ जाते हैं। तो पहले तो हम इवोल्यूशन का अर्थ समझें, जिस अर्थ में उन्होंने बात करी थी, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयव यानी कि ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन की बात करी है, सावयव के उद्विकास की बात करी है। अगर आप देखें कि एक बीज जो है वो किस तरह से, एक बीज अपने आप में संपूर्ण होता है और उसको हम जब उगाते हैं तो वो विशिष्टीकृत होता है, विभेदीकृत होता है, अलग अलग उसमें तना उगता है, उससे पत्तियां उगती हैं, उससे जड़ें उगती हैं, अलग अलग, जो कि अपना अलग अलग कार्य करती हैं। जो जड़ें हैं उनका कार्य होता है पानी को लेना और उसे ऊपर तक, पत्तों तक पहुंचाना। पत्तों का काम होता है धूप और खाना बनाने का कार्य, और तने का काम उसे स्थिर रखने का होता है। तो अलग अलग कार्य जो हैं वो विशेषीकृत हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम सावयव के रूप में अगर हम मनुष्य को भी देखें तो मनुष्य की जो जीवन जो शुरू होता है वो एक जाइगोट से शुरू होता है ना, एक अंडे के रूप में शुरू होता है और उस जाइगोट से वो विशिष्टीकृत और विशेषीकृत होके, और ये जो जितना बड़ा जो शरीर मनुष्य का है वो उसकी जो कोशिका है, एक जाइगोट की जो कोशिका है वो हमारी आँख की कोशिका से भिन्न है, हमारी दिल की कोशिका मसल से भिन्न है, हमारी मसल्स, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनकी कोशिका से भिन्न है, हमारी जो स्किन, हमारी जो त्वचा है उसकी कोशिकाओं से भिन्न है। तो ये भिन्नताएं जो हैं ये जैसे जैसे उद्विकास की प्रक्रिया होती चली जाती है वैसे वैसे ये भिन्नता आती चली जाती है। तो उद्विकास की प्रक्रिया में के कुछ मूल तत्व हैं। सबसे पहला है कि ये इसमें निरंतर परिवर्तन होता चला जाता है। परिवर्तन जहाँ पे रुक जाएगा वहाँ पे सावयव मर जाएगा। दूसरी बात है कि ये एक निश्चित दिशा में होती है, एक दिशा से दूसरी दिशा, मतलब कि सावयव जाइगोट से और मनुष्य की जो वो है, या एक बीज से और एक पेड़ उसके में जाएगा। अब पेड़ को वापस से हम बीज नहीं बना सकते, पेड़ से हम बीज बना सकते हैं पर पेड़ को वापस उस उल्टी उद्विकास की प्रक्रिया की दिशा में नहीं ले जा सकते। तो एक बार जो अवस्था हमने प्राप्त कर ली, उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद हम वापस पहली अवस्था में नहीं जा सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार आप वयस्क हो गए तो फिर आप दोबारा से बाल्यावस्था में नहीं जा सकते। एक बार आप बूढ़े हो गए तो आप युवावस्था में दोबारा वापस नहीं जा सकते। तो ये जो क्रम है ये एक निश्चित दिशा में होता है और इसमें गुणात्मक अंतर होते चले जाते हैं। जो जाइगोट के जो कार्य होते थे या एक बीज में जो कार्य होते हैं वो
विशेषीकरण होने के कारण उनमें निरंतर परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन होते चले जाते हैं, परिमाणात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन। यानी कि जो भी कार्य सावयव में होते हैं, चाहे वो खाने का पाचन की क्रिया हो या रिप्रोडक्शन की क्रिया हो या स्नायु तंत्र हो, ये सारे जो हैं ये गुणात्मक विशेषीकरण की ओर जाते चले जाते हैं। और इसी रूप में ढांचे में भी भिन्नता पाई जाती है। तो ये उद्विकास जो है, उद्विकास का मतलब है, उद्विकास पहले हम जानें कि उद्विकास विकास से अलग है, डेवलपमेंट से अलग है, प्रगति से अलग है, प्रोग्रेस से अलग है। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की या प्रोग्रेस की, तो हम पॉजिटिव दिशा की बात कर रहे हैं। मतलब कि एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तन हो रहा है। जब ये परिवर्तन सकारात्मक दिशा में होगा तो उसे हम डेवलपमेंट या प्रोग्रेस कहेंगे। पर उद्विकास की प्रक्रिया अपने आप में ये एक वैल्यू न्यूट्रल, मूल्य स्वतंत्र प्रक्रिया है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि उद्विकास जो है वो अच्छे के लिए ही हो। वो अब जैसे युवावस्था से वृद्धावस्था और वृद्धावस्था से मृत्यु, तो ये भी जो है उद्विकास का परिणाम है कि जो उद्विकास है वो मूल्य निरपेक्ष एक अवधारणा है। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है, वो कहते हैं कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण और उनसे संबंधित वो गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता की ओर बदल जाता है। यानी कि evolution is the motion during which matter passes from indefinite incoherent homogeneity to a definite coherent heterogeneity। मतलब होमोजेनाइटी जो कि समानता है उससे और विषमता की ओर या भिन्नता की ओर, हेट्रोजेनाइटी की ओर। और ये अगर हम समाजों पर भी लागू करें तो ये हमें समाजों में भी देखने को मिलता है। जब मैकाइवर और पेज लिखते हैं कि जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती बल्कि परिवर्तन की एक दिशा भी होती है, तो ऐसे परिवर्तन से हमारा अर्थ उद्विकास से है। अब उद्विकास की प्रक्रिया जो है उसके कुछ विशेषताएं हैं। जो विशेषताएं पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमने चर्चा करी कि ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर देश में हर काल में हमें उद्विकास देखने को मिलता है। फिर उद्विकास जो है एक निश्चित दिशा में होता है, ये इसकी दिशा बिल्कुल निर्धारित होती है। लेकिन ये दिशा क्या होगी ये हम नहीं बता सकते हैं। उद्विकास में वस्तु की आंतरिक वृद्धि होती है। जो कोशिका है या जो बीज है उसकी आंतरिक वृद्धि से उद्विकास होता है। इसी तरह से उद्विकास हमेशा सरलता से जटिलता की ओर जाता है। जो पहले जो अंग घुले मिले हुए थे वो धीरे धीरे उनमें अंतर स्पष्ट होने लग जाता है। जैसे उद्विकास की प्रक्रिया में मनुष्य जो है वो एक जाइगोट से और एक पूरे सावयव जीव के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसमें पेट अलग विशिष्टीकृत हो जाता है, हमारे फेफड़े अलग विशिष्टीकृत हो जाते हैं, गुदा जो हमारे लिंग, हमारे जो पाचन क्रिया है, हमारे रक्त संचार की व्यवस्था, ये सारी अलग अलग विशिष्टीकृत होती चली जाती है। तो ये धीरे धीरे हमारे अंग स्पष्ट होते चले जाते हैं और उसके साथ साथ उन स्पष्ट अंगों का स्पष्ट प्रकार्य क्या क्या कार्य करेंगे। अब जो हमारे पेट है वो देखने का काम नहीं कर सकता है ना, क्योंकि उसमें वो कोशिकाएं नहीं हैं।
हमारी जो नाक है वो बोलने का काम नहीं कर सकती, हमारा जो गला है वो लिवर का काम नहीं कर सकता। तो विशिष्टीकृत हर एक अंग जो है अपना विशिष्टीकृत कार्य करता रहता है। उद्विकास एक बहुत ही धीमी परिवर्तन की प्रक्रिया है और इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये बहुत धीरे से होती है। पता ही नहीं चलता कि कब तुम बच्चे से और बड़े हो गए, पर ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। और उद्विकास में उद्विकास एक विभेदीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि उसमें विभिन्न अंग में विभिन्नता पैदा होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उद्विकास एक मूल्य रहित, वैल्यूलेस, वैल्यू न्यूट्रल, मूल्य निरपेक्ष एक प्रक्रिया है। और उद्विकास के दौरान वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, न कि परिमाणात्मक। तो इसके अलावा उद्विकास निश्चित चरणों से और क्रम के माध्यम से होती है। ऐसा नहीं कि आप पहले बाल्यावस्था में जाएं और फिर वृद्धावस्था में जाएं, वापस युवावस्था में आएं। ये ऐसे नहीं, क्रम नहीं तोड़ती, यानी कि आप एक क्रम में उद्विकास से गुजरते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले बाल्यावस्था या पहले वृद्धावस्था, फिर उसके बाद युवावस्था, फिर बाल्यावस्था। इस क्रम में नहीं हो सकता उद्विकास। और उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि जो चरण अगर छूट गया है बीच में, तो वो वापस से उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हमने अभी उद्विकास की विशेषताओं के बारे में चर्चा करी। कल हम जो डार्विन का सिद्धांत है समाज पर उद्विकास को जो उन्होंने लागू किया, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम हर्बर्ट स्पेंसर के जो विचार हैं उनकी एक आलोचनात्मक व्याख्या भी करेंगे कि क्यों हर्बर्ट स्पेंसर के जो उद्विकास का सिद्धांत है उसे अब निरस्त कर दिया गया है, उसे हम समाजशास्त्र में इतनी मान्यता नहीं देते। उसका पीछे कारण क्या है, उनको हम समझने की कल कोशिश करेंगे। थैंक यू।